आज हम पढ़ेंगे बच्चों मनु के परराष्ट्र नीति और संबंध। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया, बल्कि उन्होंने उन सिद्धांतों का भी वर्णन किया जिसके आधार पर एक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध निर्धारित करते हैं। दो प्रमुख सिद्धांत मनु बताते हैं, पहला मंडल सिद्धांत और दूसरा षाड्गुण्य नीति। मंडल सिद्धांत के अनुसार मनु मानते हैं कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे अपने क्षेत्र का विस्तार करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि राजा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करे। मंडल सिद्धांत का जो केंद्र है वह विजिगीषु राजा है। विजिगीषु राजा अर्थात जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला राजा है। विजिगीषु राजा को केंद्र बनाकर 12 राज्यों के मंडल की रचना मनु ने की है। वे मानते हैं कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है और स्वाभाविक रूप से मित्र का मित्र या शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, लेकिन शत्रु का मित्र शत्रु होता है। विजिगीषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि यानी कि शत्रु होता है। विजिगीषु के राज्य की सीमा से दूर किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र, उसके आगे का अरिमित्र और इस तरह से यह क्रम चलता है। ये 5 राज्य विजिगीषु के सामने वाली दिशा में होते हैं। कुछ राज्य उसके पीछे होते हैं। पीछे की सीमा से जो लगा हुआ राज्य है वह पाशनिग्राह यानी कि पीछे का शत्रु, और पाशनिग्राह की सीमा से लगा हुआ राज्य आक्रांदा, शत्रु का शत्रु यानी कि पीठ का मित्र। इसके आगे के 2 राज्य पाशनिग्राहसार जो पाशनिग्राह का मित्र होगा और आक्रांदासार जो आक्रांद का मित्र है। इस प्रकार पीठ के पीछे के 4 राज्य मंडल में आते हैं। पाशनिग्राह पड़ोसी राज्य होने के कारण विजिगीषु का शत्रु होता है और आक्रांदा वो पाशनिग्राह का पड़ोसी होने के कारण पाशनिग्राह का शत्रु और विजिगीषु का मित्र होता है। बच्चों, इसके लिए एक आपको जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें टेबल उपलब्ध करा दी जाएगी, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इन 10 राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य मनु ने बताए हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य जिसका प्रदेश विजिगीषु और अरि दोनों की सीमा से लगा है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीषु, अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है और यदि वे न मिले हो तो मुकाबला कर सकता है। इस तरह 12 राज्यों का जो ये समूह है यह राज्यमंडल कहलाता है। राज्यमंडल में संतुलन को अगर आघात पहुंचे तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए राजा को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि शक्ति संतुलन सदैव उसके पक्ष में रहे। इसी तरह मनु षाड्गुण्य नीति का उल्लेख करते हैं जो 6 लक्षणों वाली नीति है। राजा को विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें उन्होंने 6 लक्षण बताए हैं। पहला, संधि। यदि राजा को लगे कि इस राज्य के साथ मित्रता स्थापित करने में लाभ होगा भविष्य में, तो उन्हें संधि करनी चाहिए। समान कर्मा संधि जो समान शक्तियों के बीच होती है और असमान कर्मा जो असमान शक्तियों के बीच होती है, ये 2 प्रकार भी उन्होंने संधि के बताए हैं। दूसरा जो लक्षण है वह विग्रह, युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से यह किया जाता है। विग्रह तभी अपनाया जाना चाहिए जब राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हो। शत्रु पक्ष की कमजोरी को जानकर विजय प्राप्त की जा सकती है। तीसरा जो लक्षण है वह है यान यानी कि वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है।
विजय की इच्छा से या दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यह तभी होना चाहिए जब राजा को अपनी स्थिति सुदृढ़ लगे और उसे विश्वास हो कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। मनु ने यान के दो भेद बताए हैं। जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राजा अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो यह यान का पहला रूप है। लेकिन जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो और वह मित्र को सहायता लेकर आक्रमण करे तो यह दूसरा रूप होगा। चौथा लक्षण है आसन, यानी कि तटस्था या उदासीनता। यह अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। इसका उद्देश्य शत्रु को शांत रखना और स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। पांचवा लक्षण है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति है। मनु परामर्श देते हैं कि राजा को लगे कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली मानते हैं तो सेना को दो भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे और शेष सेना के साथ राजा किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रहते हुए मित्रों या अन्य की सहायता से शक्ति का संचय करे। छठा जो लक्षण है वह है संश्रय, यानी कि बलवान का आश्रय लेना। यदि राजा द्वैधी भाव की रणनीति अपनाकर भी रक्षा करने में असमर्थ हो तो बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने 6 गुणों की नीति बताई है। यह यथार्थ और वास्तविक है, तार्किक है, जिसका आचरण राज्य को करना चाहिए। उन्होंने विदेश नीति के सफल संचालन के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे उपाय बताए हैं। साम जिसका अर्थ है समझाना बुझाना, दाम में धन या संपत्ति देकर सहायता करके प्रतिपक्षी को अपने अनुकूल बनाया जाता है। भेद का अर्थ है फूट डालना और दंड के उपाय का अनुसरण तभी होना चाहिए जब अन्य जो 3 उपाय है वे सार्थक सिद्ध न हो। तो इस प्रकार से वे विदेश नीति के संचालन के लिए 4 उपाय भी बताते हैं। मनु ने दूत व्यवस्था का भी उल्लेख किया है और गुप्तचर व्यवस्था भी बताई है। राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या शत्रुतापूर्ण जो संबंध होते हैं बहुत कुछ सीमा तक दूत पर निर्भर करते हैं। दूत विद्वान होने चाहिए, चतुर होने चाहिए, शस्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए और संपूर्ण रूप से योग्य होने चाहिए। इसी तरह से गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था का, उनकी शक्ति का, उनकी कमियों का जानकर राजा तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। गुप्तचर का कार्य बहुत ही कठिन होता है। इस प्रकार मनुस्मृति में मनु राज्य दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने 2 अंगों को महत्वपूर्ण माना है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ माना है, वेदों को धारण करने वाला उन्हें माना है और सर्वोच्च स्थान दिया है। क्षत्रियों का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना माना गया है। वैश्यों का कर्तव्य आर्थिक विकास का कार्य करना और अर्थव्यवस्था का संचालन माना गया है। और शूद्र वर्ण के लिए समाज के शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना मनु ने बताया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान देते हुए वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। लेकिन मनु मानते हैं कि सभी वर्ण एक दूसरे से संबंधित भी है, क्योंकि समाज व्यवस्था के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ण अपना कार्य उचित रूप से संपादित करे। मनु ने जो अपने विचार रखे हैं उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और क्षत्रिय को द्वितीय सम्मानपूर्ण स्थान उन्होंने दिया है। ब्राह्मण को धर्म की रक्षा का कार्य सौंपा है और क्षत्रिय को प्रजा की रक्षा का कार्य सौंपा है।
तो मनु ने जो चौखंबा व्यवस्था जो बताई है, उसका उद्देश्य सावयवी समाज की रचना करना है, जिससे कि सामाजिक एकता का भाव उत्पन्न हो। मनु ने शूद्रों के संबंध में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और उनको दास बना लेने का भी समर्थन किया है। इस प्रकार शूद्रों को बंधुआ श्रमिक की स्थिति भी वे देते हैं, दास प्रथा को मान्यता देते हैं। मनु और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि जातीय पक्षपात से पूर्ण है, क्योंकि अरस्तु जैसे यूनानियों को कभी दास बनाने के पक्ष में नहीं थे, तो यहाँ पे मनु ने भी शूद्रों के साथ भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की दासता का वे विरोध करते हैं। मनु के जो विचार हैं महिलाओं के संबंध में, वे भी एक विचित्र स्थिति रखते हैं, क्योंकि मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा को आवश्यक माना है, लेकिन परिवार की सीमा से बाहर वे किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए और शिक्षा की भी उन्होंने महिलाओं के लिए आवश्यकता नहीं समझी। स्त्रियों के संबंध में मनु की जो धारणा है वो प्लेटो के नितांत विपरीत है और उन्होंने एक तरह से महिलाओं को शिक्षा से भी दूर रखा है और घर का जो दायरा है उससे भी वे बाहर निकलने का विरोध करते हैं। मनु ने मानव जीवन के 4 आश्रमों की व्यवस्था का समर्थन किया है, उसको विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25-25 जो वर्ष है वह उसको बांटा गया है और जो जीवन के प्रथम 25 वर्ष हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित है, सीखने का काल है। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन। उसके बाद के 25 वर्ष अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी करने से संबंधित है। और मानवीय जीवन के जो अंतिम 25 वर्ष हैं वह संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल मनु ने बताया है। मनु ने हिंदू धर्म के संस्कारों का भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु के जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन करते हैं, लेकिन राजा की सीमित सत्ता का प्रतिपादन भी उन्होंने किया है। उन्होंने संप्रभुता, राजधर्म और राष्ट्रीयता जैसे विचारों को रखा है। मानव के कर्तव्यों का स्वधर्म के पालन पर बल दिया है। मनु के विचार व्यवहारिक हैं, नैतिकता से युक्त है। दंड और न्याय की व्यवस्था का उन्होंने महत्वपूर्ण उल्लेख किया है और राज्य संचालन के लिए राजा के लिए कोष की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर भी विचार रखे हैं। षाडगुण्य नीति और मंडल सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से जो मनु का दर्शन है वह संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण चिंतन के लिए एक सुव्यवस्थित दर्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण मनु के विचार हैं।